मैं कमल किशोर जैन आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जैन सा के अंदर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं अपने जैन सा इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंदर टेंस का टॉपिक और उसमें अपन पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अपन पहले के वीडियो लेक्चर्स के अंदर टेंस में प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकारों को पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रेजेंट टेंस को ज़रूर देखिए उन वीडियो लेक्चर्स में और पूरा समझिए। और अगर आप लोग उन वीडियो लेक्चर्स को देख चुके हैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रेजेंट टेंस में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ पर दूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे आप बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस किन कार्यों को बताने के लिए किया जाता है, कैसे कार्यों को बताने के लिए अपन इस टेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो चुके हैं, ऐसे कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो चुके हैं और जिनका वर्तमान या भविष्य काल से अब कोई भी लेना देना नहीं है, उन वाक्यों को लिखने के लिए या उन वाक्यों को बताने के लिए हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस टेंस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग इंग्लिश के अंदर कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। उसके बाद में मैं उन सभी के एग्जाम्पल्स को एक साथ लूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि शुरू में मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर के लिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कैसे और कहां कहां पर किया जाता है। उसके बाद हम सारे प्रकार के एग्जाम्पल्स को एक साथ यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में किस प्रकार के वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो संज्ञा या विशेषण के साथ था, थे, थी, यानी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अपन ने देखा था संज्ञा या विशेषण प्लस है, वो किस में होता था, पास्ट इंडेफिनिट, और है किसका सूचक है, प्रेजेंट का। और अगर है को हटाकर था, थे, थी कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, किसका, भूतकाल का सूचक बन जाएगा। और संज्ञा और विशेषण के साथ अगर था, थे, थी लगा है तो वो कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी ये जो वाक्य बनेगा ये बनेगा सेंटेंस विदाउट एन एक्शन फॉर्म। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर कोई भी मुख्य क्रिया एक्शन वर्ब नहीं होती है। जैसे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे, राम मेरा भाई है, वो एक सुंदर फूल है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर था, थे, थी होगा, ठीक है ना, तो उसको अपन समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रिया प्लस था, थी, थे, थे। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती थी हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, वो किसकी होती थी, प्रेजेंट सिंपल की। और अगर हैं की जगह यहां पर क्या कर दिया, था, थी और थे, तो ये क्या बन जाएगा, भूतकाल प्रेजेंट सिंपल। यानी क्रिया के साथ हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब इसके अलावा अगर क्रिया के साथ आ, ए, ओ, ई की क्या हो, ध्वनि हो, आ, ए, ई की ध्वनि हो, तो वो कौन से टेंस का वाक्य होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरा भाई बहुत शरारती था, तो मेरा भाई बहुत शरारती था, ये किसको बता रहा है, बहुत शरारती विशेषण और था आ गया, पास्ट सिंपल। अब इसका देखो, राम 9 बजे विद्यालय जाता था, समझ में आ रहा है। मीरा बांसुरी बजाती थी। वे मंदिर में पूजा करते थे। कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। क्रिया के साथ आ, ए, ई की ध्वनि कैसे, मैं नहाया, समझ में आ रहा है ना, सेकेंड फॉर्म का अर्थ। उन्होंने 2 पुस्तक पढ़ी, वे मेरे घर आए, तो ये कौन सा है, वे मेरे घर आए, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
तो आप लोगों को हिंदी में समझ में आ गया होगा कि कैसे आप वाक्य को पहचान सकते हैं। अगर संज्ञा और विशेषण के साथ था, थे, थी हो, अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे हो, या क्रिया के साथ आ, ए, ई की मात्रा या ध्वनि हो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्बियल्स की। किसकी कर रहे हैं? एडवर्बियल्स में कौन सा? एडवर्ब का टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। तो यहाँ पर क्या दी हुई है? कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम्स दी हुई है। ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या कहलाती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या करती है? इंग्लिश के अंदर पहचान बताने की काम करती है कि अगर ये सामान्यतः किसी वाक्य के अंदर ये एडवर्ब्स आई है तो सामान्यतया जनरली वो वाक्य जो है वो किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यानी एग्जाम में जब फिल इन द ब्लैंक्स आए और उन सेंटेंसेस के अंदर अगर आपको ये एडवर्बियल्स दिखती है तो आपको जनरली कौन सा टेंस बनाना होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए यस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल। अगो यानी पहले। इन वंस चाइल्डहुड यानी बचपन में। एज सून एज और नो सुनर, इनका अर्थ होता है जब तक, जैसे ही। क्या होता है? जैसे ही। लास्ट के साथ क्या आया हो? टाइम। लास्ट वर्ड के साथ क्या? टाइम में कुछ भी हो सकता है, वीक, मंथ, ईयर, डे। समझ आ रहा है? तो ये सारा क्या है? वंस अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्बियल्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता था? एवरी प्लस टाइम। अगर किसी वाक्य में एवरी प्लस टाइम है तो किसको बताता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन किसी वाक्य के अंदर लास्ट प्लस टाइम है तो किसको बताएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगली स्लाइड में हम और देखने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग और कहाँ किया जाता है। उनके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अब यहाँ पर दो बिंदु लिखे हुए हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब यहाँ पर अपन इसको समझेंगे और आप लोग याद रखेंगे कि इनके प्रयोग में भी किस टेंस का उपयोग किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स में आगे कराने वाला हूँ, इसलिए पहले मैं आपको केवल यूजेस बता रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला है हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल बोलिए चाहे इमेजिनरी बोलिए, दोनों का अर्थ होता है काल्पनिक। काल्पनिक अगर स्थिति है कोई, उसके लिए किस टेंस का उपयोग किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, यदि सेंटेंस के शुरुआत में अब कौन कौन से वर्ड होंगे अगर सेंटेंस के शुरुआत में? आई विश, अर्थ सामने लिखे हुए देखते रहना। सपोजिंग या सपोज, इफ ओनली, वर दैट, इट्स टाइम या इट इज टाइम। अगर ये वर्ड, ये फ्रेजेस बोल सकते हैं इनको, अगर ये वाक्य के शुरुआत में लिखे हुए हैं तो इनके आगे वाला वाक्य या इनके साथ वाला वाक्य हमेशा पास्ट टेंस का बनेगा। और वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। काश, यदि, अगर, ये अगर अर्थ निकल रहे हैं वाक्य के शुरू में तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखें। यदि वाक्य के बीच में, एग्जाम्पल्स में आगे कराने वाला हूं, इसको ध्यान में रखें। यहां पर केवल यूजेस बता रहा हूं आपको। यदि वाक्य के बीच में एज इफ या एज द्यो यानी जैसे कि या मानो कि ये हो तो इनके बाद वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस। तो मेरे हिसाब से आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर कौन सा टेंस उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैं करवाने वाला हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। आप लोग केवल एक बार इनको देख लीजिए कहाँ कहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब दूसरी चीज है हाइपोथेटिकल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय मैंने आपको बताया पॉसिबल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन, ये तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं। उनमें से पॉसिबल कंडीशन को अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था। अब दूसरा जो है इमेजिनरी कंडीशन, ये किस में पढ़ रहे हैं अपन? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप लोगों को मैं यहाँ समझाने वाला हूँ कि इमेजिनरी कंडीशन का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो मैंने वहां पर बताया था कि इमेजिनरी जो कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं, जो तीनों प्रकार के कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं, वो किससे शुरू होते हैं? इफ से, और इफ के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट। अब पॉसिबल कंडीशन के अंदर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट सिंपल की वर्बें आती है, जबकि अब इमेजिनरी कंडीशन के अंदर किस टेंस की वर्बें आएगी? पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी। अब वर्ब भी आगे मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताने वाला हूं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया इमेजिनरी कंडीशन का सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। वाक्य इफ से शुरू होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में सिंपल टेंस की वर्ब का उपयोग किया जाता है, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका उपयोग किया जाता है। बाद में क्या आता है? कॉमा, क्योंकि दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है। पॉसिबल कंडीशन के अंदर दूसरे वाक्य में विल और शैल का उपयोग किया जाता था, विल और शैल का, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन में विल और शैल के स्थान पर वुड या फिर कुड का उपयोग किया जाएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखें। दूसरे सेंटेंस के अंदर यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वुड या कुड आएगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ एक और ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि इमेजिनरी कंडीशन का वाक्य कैसे बनता है। वापस बता दूं, पहला जो क्लोज होगा, पहला जो क्लोज यानी एडवर्ब क्लोज, उसमें कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल। और दूसरा जो मेन क्लोज होगा यानी रिजल्ट वाला क्लोज, उसमें को क्या लगेगा? वुड या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये चीज यहाँ पर ध्यान सब पूरी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, हम सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर देख रहे हैं सबसे पहले सेंटेंसेस विदाउट एन एक्शन वर्ब, यानी ऐसे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है और अगर वो भूतकाल के हैं, पास्ट टेंस के हैं, तो वो कैसे बनेंगे। तो इस चीज को हम यहाँ पर पहले देख रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंसेज विद एन एक्शन वर्ब या सेंटेंसेज ऑफ एक्शन वर्ब। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंसेज ऑफ लिंकिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने सेंटेंसेज ऑफ लिंकिंग वर्ब के अंदर इज आर एम की बात की थी, और वो चीज आप लोगों को अगर वहां पर समझ में आई हुई है तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब में वाज और वर। किसकी बात कर रहे हैं? वज और वर। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो एक्शन वर्ब नहीं है, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिंकिंग वर्ब से बनने वाला वाक्य है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होगा। चीज समझ में आ रही है? उसी प्रकार अगर मैं बोलूं महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, तो इस वाक्य में भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। और अगर ये भूतकाल का है तो ये किससे बनेगा? लिंकिंग वर्ब से, जिसके अंदर लिंकिंग वर्ब क्या लगेगी? वज और वर। देखिए मैं यहाँ पर अभी एग्जाम्पल्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से जो जैन साज इंग्लिश ग्रामर सीरीज है उसके अंदर कैसे पढ़ाना है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर शुरू से देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल मैं बाद में करवाने वाला हूँ, आपको केवल चीज़ें समझनी है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा ना, तो आप लोगों को चीज़ यहाँ पर ये हाथों हाथ समझ में आ गई होगी। तो आपने अगर वो टेंस नहीं पढ़ा है तो पहले मेरे पढ़ाए हुए वीडियो लेक्चर्स देखिए, शुरू से शुरू करिए। आप लोगों को सारी चीज़ें, मेरी गारंटी है इंग्लिश के अंदर जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। इसलिए आप बीच में से देख रहे हैं तो हो सकता है आपको अटपटा लगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं कर रहा है, लेकिन आप शुरू से देख रहे हैं तो सारे प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं सारा समझाया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, और इसको लिंकिंग वर्ब को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पूरा समझाया हुआ है। अगर वहां पर वो समझ में आ गया है तो आपको वाज वर्ब का प्रयोग यहाँ पर पता चल गया होगा। एग्जाम्पल मैं आगे करवाने वाला हूँ। आगे देखिए, देयर। अब देयर का यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था किस लिए कराया जाता है, किस लिए
देयर का यूज कॉमन नाउन को बताने के लिए किया जाता है। किस नाउन को? कॉमन नाउन को बताने के लिए किया जाता है। क्योंकि प्रॉपर नाउन को बताने के लिए अगर बिना एक्शन वर्ब के बताना है तब तो प्रॉपर नाउन को बताने के लिए लिंकिंग वर्ब का उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। लेकिन किसी कॉमन नाउन को बताना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देयर से वाक्य को शुरू किया जाता है। देयर एक प्रकार का डमी सब्जेक्ट है। क्या है? डमी सब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि वाक्य के अंदर, ऐसे वाक्यों के अंदर, हिंदी के अंदर देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में किसको बताया जाता है? कॉमन नाउन को बताया जाता है। एग्जाम्पल हम आगे करने वाले हैं, चिंता ना करें। पजेसिव वर्ब, वर्ब के टॉपिक के अंदर पजेसिव वर्बें भी पढ़ी थी, जिसके अंदर एक थी हेड। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पजेसिव वर्ब के वाक्यों के अंदर अपन ने हैज और हैव को पूरा समझा था। अगर आपको हैज और हैव समझ में आया हुआ है तो हेड को यहाँ पर आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे पास 2 पुस्तकें हैं तो ये पजेस करना हो गया, रखना हो गया। रखने वालों के अगर कोई नाउन कोई चीज रखता है, यानी किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन पर स्वामित्व तो बताना है। समझ में आ रहा है? तो पजेसिव वर्ब का उपयोग किया जाता है, वो होती है हैज, हैव और हेड। हैज और हैव को अपन प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं। यहां पर बात कर रहे हैं पजेसिव वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेड का। किसकी बात कर रहे हैं? हेड का। तो क्या बनेगा? मेरे पास 2 पेन थे। पास यानी रखता हूं मैं, थे का मतलब भूतकाल की बात होगी, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? हेड का। पजेसिव वर्ब के अंदर किसका प्रयोग होने वाला है? हेड का। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो कैसे बनेगा? फॉर्मेशन क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस डिटरमिनर अगर है ए एंड द वगैरह, एडजेक्टिव है कोई विशेषण है तो वो लगा देंगे, और नाउन को पीछे तो लिखना है ही। तो आप लोगों को ये लिंकिंग वर्ब का पता है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस अगर नेगेटिव है तो नॉट, कॉम्प्लीमेंट, नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। देखिए सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने एक पूरा टॉपिक वहां पर अलग से बनाया हुआ है। आप पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस वाले वीडियो लेक्चर को देखिए। नहीं तो आप लोगों को अब यहाँ तक आप अगर वीडियो लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा असर्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है, इंट्रोगेटिव में आप लोगों को मालूम है कि लिंकिंग वर्ब हो या चाहे हेल्पिंग वर्ब हो उसको वाक्य की शुरुआत में लिख देते हैं। तो आप लोगों को सारे प्रकार के वाक्यों के फॉर्मेशन मालूम होंगे। तो देर वाले वाक्यों में देखिए, वाक्य देर से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब होगी वज और वर, वो इस कॉमन नाउन के हिसाब से लगेगी। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? वर। कॉमन नाउन प्लूरल है तो कॉमन नाउन सिंगुलर है तो लग जाएगा वाज, और कॉमन नाउन प्लूरल है तो लग जाएगा वर। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लग जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? डिटरमिनर है तो कोई डिटरमिनर, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, और नाउन है तो नाउन को ऐसे लिखना है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये फॉर्मेशंस यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया है इसका मतलब सेंटेंसेज के फॉर्मेशन आप लोगों को पूरे आते हैं। तो अब हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं जो मेन इसका स्ट्रक्चर है इस टेंस का, सेंटेंसेज ऑफ एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, मेन वर्ब वाले वाक्य। अब वो सेंटेंस फॉर्मेशन जिसका आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि कब से टेंस पढ़ा रहे हैं, वर्ब बता ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कुछ अता पता है नहीं, कब से क्या हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं सेंटेंसेज ऑफ एक्शन वर्ब। ऐसे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का उपयोग होता हो, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, इनका उपयोग कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होगा। तो अपन बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की, और जब इसमें वर्ब की बात आएगी तो अपन पूरा वर्ब को यहाँ पर साइड में पूरा अलग से समझेंगे। तो सेंटेंसेज के बारे में जानते हैं अपन। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले बात करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो आप लोगों को अब तो जानकारी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया हो वो किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से, यानी डूअर से, जो कार्य करने वाला होता है उससे शुरू होता है, और डूअर के बाद में लगती है वर्ब।
क्या लगती है? वर्ब। जब भी वर्ब लगाने की बात आती है तो आप लोगों को याद होगा वर्ब में दो प्रकार की वर्ब को अपन पता करते हैं कि एक तो लगती है हेल्पिंग वर्ब और एक लगती है मेन वर्ब। क्या लगती है? एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वो है डिड। चलिए अब आप लोगों को थोड़ी संतुष्टि मिली हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? पास्ट इंडेफिनिट की डिड। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो एक नई जानकारी मैं आप लोगों को दूं। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता था, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी जो डिड हेल्पिंग वर्ब है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग न करके सीधे जो मेन वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। यानी सब्जेक्ट मान लीजिए आई है, उसके बाद में अगर हेल्प अफर्मेटिव सेंटेंस माना रहे हैं तो उसके बाद डिड का प्रयोग नहीं होगा, सीधा सेकेंड फॉर्म का यानी गो की जगह किसका प्रयोग होगा? वेंट का। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान समझें। सीधा किसका प्रयोग होगा? सेकेंड फॉर्म का, यानी वेंट का, केम का, एट का। ईट का एट होता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता, सीधे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अन्य सारी, अगर प्लेस है तो प्लेस, टाइम है तो टाइम। आप लोगों को सिखाया हुआ है अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो सजीव ऑब्जेक्ट को पहले और निर्जीव को सजीव के बाद में। अगर दो वर्बें दी हुई है तो मेन वर्ब को टेंस के हिसाब से लिख दीजिए और दूसरी वर्ब जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है उसके आगे टू लगा दीजिए और उसके साथ उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके उसको उपयोग में कर लीजिए। वाक्य बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव वैसे ही बनेगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा, लेकिन ध्यान रखें नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल में भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? डिड। तो सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? डिड आ जाएगी। और उसके बाद में क्या लग जाएगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाया जाता है। अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। यानी ये चीज ध्यान रखें, जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जैसे ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का उपयोग हो जाएगा उसके साथ सेकेंड फॉर्म ना आकर के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। यहाँ पर कौन सी आ रही थी? सेकेंड। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लेस है तो प्लेस, टाइम है तो टाइम, और भी सारी चीजें तो वो आगे लगेगी। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट का उपयोग कैसे होता है बताया हुआ है, दो वर्ब का उपयोग कैसे होता है बताया हुआ है। आगे एग्जाम्पल सुनाएगा तो और जानकारी देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप लोगों को मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हिंदी में क्या से शुरू होगा और इंग्लिश में किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस की एक ही है, डिड। उसके बाद में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दीजिए, नहीं है तो मत लगाइए। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कर लिया है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह सारा समझाया हुआ है कौन क्या है, और अंत में क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सेंटेंस फॉर्मेशन भी समझ में आ गया होगा। आप लोग कुछ भी लोड मत लीजिए, जो चीज़ें बताई जा रही है उसको सिंपल वे में पढ़िए। जैसे मैं टुकड़ों में सिखा रहा हूँ वैसे सीखते रहिए, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को इसकी पहचान बता दी है, इसके यूजेस बता दिए हैं, और इसके मैंने सेंटेंस के दोनों प्रकार के सेंटेंसेज के आपको फॉर्मेशन स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। अब हम करने वाले हैं इनके सारे के सारी जो चीज़ें मैंने बताई है उसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के अंदर हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। सी खाली जगह गो टू जयपुर यस्टरडे, ये एक वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर तो ये भरना है, तो वाक्य के बीच में क्या आ गया? यस्टरडे,
ठीक है। यस्टरडे आते ही फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसका मतलब भरनी है वर्ब। क्या भरनी है? वर्ब। अब वर्ब भरनी है, इसका मतलब दो चीजें भरनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन यस्टरडे आते ही पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, सीधे ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड। तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। लेकिन मान लो इसको नेगेटिव भरना होता, यहां पर लिखा होता नॉट गो, तो नेगेटिव भरना होता क्या करते? सी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और गो का गो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होते ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है? फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। इस चीज को ध्यान में रखें। जैसे वी विजिट द जू लास्ट मंथ, अब लास्ट प्लस टाइम आया कि नहीं आया? लास्ट प्लस टाइम है कि नहीं है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग नहीं किया जाता है, तो विजिट का विजिटेड। समझ में आ गया? राधा खालजगा फूड एंड वेंट टू मार्केट। अब इसमें क्या पता चलेगा कि कौन सा टेंस भरना है? देखिए यहां पर एंड कंजक्शन लगा हुआ है और आगे का टेंस किस में? पास्ट का। यानी जो टेंस पास्ट में शुरू होता है वो फिर पास्ट में ही चलता रहता है, इस चीज को ध्यान में रखें। जो वाक्य पास्ट टेंस में शुरू होता है वो पूरा भी किस में होता है? पास्ट टेंस में ही होता है। जैसे कंजंक्शन लगने के बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट में खत्म हुआ है, इसका मतलब आगे वाला टेंस भी कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये एंड कंजक्शन है और दूसरे वाक्य को किससे जोड़ा है? सीधे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से, क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन होगा दोनों में, तभी सब्जेक्ट हटाया होगा। ठीक है ना? तो राधा ने खाना पकाया और बाजार गई, तो यही हुआ। तो यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, क्योंकि टेंस वाक्य जिस टेंस में यहाँ पर शुरू हुआ है उसी में खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर अपन कुछ वैन के वाक्य देख रहे हैं। किसके वाक्य देख रहे हैं? वैन के उपयोग के वाक्य। जब वैन का उपयोग हो रहा हो किसी वाक्य में तो टेंस कैसे भरते हैं? देखो, अगर वैन का उपयोग पास्ट कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, भूतकाल के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके साथ जो है पास्ट सिंपल को भरेंगे। किसको भरेंगे? पास्ट सिंपल टेंस को। और अगर वैन का किसी वाक्य के अंदर सिंपल या फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में उपयोग हो रहा है तो उस वाक्य के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो किस टेंस में भरेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही भरेंगे। तो देखिए व्हेन आई वाज रीडिंग, तो पास्ट के अंदर उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर ईयर का क्या हो जाएगा? ईयर्ड, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स किससे पढ़ना है? पास्ट सिंपल टेंस से। She was walking in the garden when खालजगा saw him, तो क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? सो, क्योंकि when का जो उपयोग है किस में हो रहा है? पास्ट कॉन्टेक्स्ट में। When she खालजगा the blast, she ran out of the room, तो here का क्या हो जाएगा यहाँ पर? heard। सेकेंड फॉर्म लग रही है, सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। We go into the room when खालजगा ring the bell। अब देखिए ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, तो किस में भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स? प्रेजेंट सिंपल में। तो ये के साथ क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो आप लोगों को यहाँ पर वैन भी समझ में आ गया होगा कि वैन अगर पास्ट कॉन्टेक्स्ट में है तो पास्ट सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स भरो, और वैन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में है तो प्रेजेंट सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई विश सी खालजगा होम। अब कुछ मैंने बताया था यूजेज के अंदर, आई विश, सपोज, इफ ओनली जब वाक्य के शुरू में हो, एज इफ या एज ड्यू जब वाक्य के बीच में हो, इट इज टाइम या इट्स टाइम जब वाक्य के शुरुआत में हो। तो वाक्य के अंदर कौन सा टेंस उपयोग किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टाइम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए आई विश, काश, सी होम, बी। अब बी आ गया मतलब आपको यहाँ पर बी वर्ब भरनी है। बी वर्ब आपको मालूम है प्रेजेंट पास्ट के अंदर कौन सी होती है? वाज और वर। लेकिन जब ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, जब ये इमेजिनरी सेंटेंस हो, तो हमेशा ध्यान रखें हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर यानी काल्पनिक वाक्यों के अंदर जब बी फॉर्म भरनी होती है तो हमेशा पास्ट के अंदर बी के अंदर जो वर होता है उसको भरा जाता है।
किसको भरा जाता है? वर को भरा जाता है। तो यहाँ पर आई विश से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आपको बी की वर्ब भरनी है, बी फॉर्म भरनी है, तो आपको क्या भरना है उसके अंदर? इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सेंटेंस के अंदर किसको भरा जाता है? वर को भरा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखें। सपोज वी खालसा का द मैच, अब लॉस आ गया है, ये एक्शन वर्ब दी हुई है, तो आपको मालूम है पास्ट टेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो लॉस का क्या हो जाएगा? लॉस्ट। लूज का लॉस्ट। इफ ओनली आई हैव अ कार, अब हैव भी एक प्रकार की मेन वर्ब है, हैव, हैड, हैड, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या आ जाएगी? सेकंड फॉर्म हैड। काश मेरे पास एक कार होती, इमेजिनरी, ठीक है ना। शी टॉक्स एज इफ शी अ प्रिंसेस, एज इफ आ गया वाक्य के अंदर, बी भरना है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो बी के लिए कौन सी आएगी? वर्ब। बी वर्ब, वर्ब का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। वह बातें करती है जैसे कि वह एक राजकुमारी हो। राजकुमारी नहीं है, लेकिन बातें कैसे करिए? जैसे कि एक राजकुमारी हो, इमेजिनरी सेंटेंस हो गया। तो उसके लिए किसका प्रयोग हो गया? यहाँ पर बी वर्ब के रूप में वर्ब का उपयोग हो गया। अब वाक्य शुरू हो रहा है इट इज टाइम और इट्स टाइम से, तो इट इज टाइम और इट्स टाइम को देकर आप लोग ये नहीं कि आगे प्रेजेंट टेंस भर दो, तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज टाइम और इट्स टाइम के आगे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वी स्टार्ट ओवर जर्नी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अंदर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो स्टार्ट का क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। और यू स्टडी का क्या हो जाएगा? यू स्टडीड, दोनों सेकंड फॉर्म। देखिए इसका अर्थ निकालेंगे तो ये बनेगा इट इज टाइम वी स्टार्टेड ओवर जर्नी, यह सही समय है कि हमें अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। अर्थ तो चाहिए कि अर्थ में आएगा, लेकिन आपको इट इज टाइम और इट्स टाइम के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना है, इसको ध्यान में रखें। अब मैंने आपको इमेजिनरी कंडीशनल का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया था। इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेज वो होते हैं जिसकी अपन केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे वाक्य अपन जो बोलते हैं, काश में शेर होता, काश में भालू होता, काश में राजा होता, है ना, काश गांधी जी आज जिंदा होते, तो अपन बोलते तो ये सारी क्या है? काल्पनिक चीजें जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इमेजिनरी सेंटेंसेज, ऐसे हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज का कैसे फॉर्मेशन करते हैं? देखिए आपको मालूम है जो इमेजिनरी सेंटेंस है वो किससे शुरू होते हैं? इफ से। अब गांधी जी, बी अलाइव टुडे, कि काश गांधी जी आज जिंदा होते। अब बी भरनी है, बी, तो मैं पहले ही बता चुका हूं इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन या सिचुएशन के अंदर बी के अंदर कौन सी वर्ब भरी जाती है? वर्ब। तो यहाँ पर क्या होगा? इफ गांधी जी वर अलाइव टुडे, यदि आज गांधी जिंदा होते। अगला, ही डू समथिंग फॉर कंट्री, आगे वाले में बताया था वुड और कुड, वुड या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही वुड डू समथिंग फॉर कंट्री, वह देश के लिए कुछ करते। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ आई खाल जगह और बर्ड, बी भरना है तो आई के साथ ऐसा नहीं वज का प्रयोग कर दें। इमेजिनरी हाइपोथेटिकल है तो आई के साथ क्या आएगा? वर, के काश में एक चिड़िया होता, क्या होता? चिड़िया। आई फ्लाई इन द स्काई, में आकाश में उड़ता, तो आई के साथ क्या आ जाएगा? वुड, और फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई। तो मेरे हिसाब से आपको इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन और कंडीशन के सेंटेंसेज को कैसे भरना होता है ये भी समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर कुछ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के सामान्य वाक्यों को देख रहे हैं। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, तो आप लोग देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब का। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ध्यान से देखते रहना। महाराणा प्रताप एक वचन है या बहुवचन? एक वचन के लिए वज या वर्ब में से क्या आएगा? वॉज। एक वीर योद्धा, अ ग्रेट वॉरियर, महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। अब देखिए इसको नेगेटिव बनाना है तो लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दो? नॉट, वज नॉट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वज कहाँ आ जाएगा? आगे। और सेंटेंस के अंत में क्या लग जाएगा? इंट्रोगेटिव
मार्क लग जाएगा। गांव में कुछ वर्ष पहले एक सुंदर मंदिर था। आप इस वाक्य में देखेंगे तो कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। एक सुंदर मंदिर, यानी जो मंदिर है ये एक प्रकार का क्या है, कॉमन नाउन है, और मेरे गांव में तो एक प्रकार का स्थान है। तो ये वाक्य किससे बनेगा? कॉमन नाउन को बताने के लिए आप लोगों को मालूम है देयर का प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? देयर का। तो यहाँ पर वाक्य किससे शुरू हो जाएगा? देयर से। अब देयर के बाद में जो लिंकिंग वर्ब है वो हमेशा कॉमन नाउन को देकर लगती है, इस चीज को ध्यान में रखें। तो एक सुंदर मंदिर ये एक वचन है, तो देयर के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आ जाएगा? वज। यहाँ पर दो सुंदर मंदिर होते तो क्या हो जाता? वर। देयर वज। अब क्या था? अ ब्यूटीफुल टेम्पल, ब्यूटीफुल टेम्पल। और कहाँ था? मेरे गांव में, इन माई विलेज, कुछ वर्ष पहले, सम ईयर्स अगो। तो आप लोगों को समझ में आया ये वाक्य? मेरे गांव में कुछ वर्ष पहले एक सुंदर मंदिर था। तो आप लोगों ने ऐसे वाक्य पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किए थे, यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आतंकवादी के हाथ में एक AK-47 थी। आतंकवादी के हाथ में एक AK-47 थी। तो ये एक पजेसिव वर्ब का सेंटेंस है। ऐसे कहें आतंकवादी के पास एक AK-47 थी, तो वो पजेस करता है, रखता है। उसके हाथ में एक AK-47 थी, मतलब वो एक AK-47 लेके खड़ा हुआ था, यानी उस AK-47 के ऊपर उसका अधिकार था। तो ये पजेसिव वर्ब से बनेगा, वो भी पास्ट के अंदर। वो भी किसका यूज होगा? हेड का उपयोग होगा इसके अंदर। देखिए, आतंकवादी के हाथ में एक AK-47 थी। द टेररिस्ट, पास्ट में होने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट में होने के लिए पजेस बताने के लिए हैज का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर हेड का उपयोग किया जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। द टेररिस्ट हेड क्या थी? एन AK-47, उसके हाथ में, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, आतंकवादी के हाथ में एक AK-47 थी। देखिए, राधा उसको बुलाने उसके घर गई। ये जो वाक्य है इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो एक्शन वर्ब दी हुई है, यानी ये सेंटेंस ऑफ एन एक्शन वर्ब का वाक्य है। तो अपन देखो इसको बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर डूअर क्या है? राधा। तो राधा, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग तो होगा नहीं, सीधे क्या लग जाएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। गई के लिए क्या हो जाएगा? वेंट। कहाँ गई? उसके घर। वेंट टू हिज होम। अब क्यों गई? उसको बुलाने। तो अब देखिए, बुलाने एक दूसरी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होती है, कैसे उपयोग होती है, बार बार पिछले टेंसों में बता चुका हूं। तो नॉन फाइनाइट को क्या लगाते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कॉल, और उसके लिए हिम। राधा उसके घर गई, किस लिए? उसको बुलाने के लिए। तो ये वाक्य भी समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज बता देता हूँ, अगर पहले नहीं बताई है तो देखिए, द टेररिस्ट हैड एन AK-47 इन हिज हैंड। अब मान लीजिए इसका नेगेटिव बनाना है, तो आप लोगों को मालूम है नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? द टेररिस्ट। हैड नॉट नहीं होगा, ध्यान रखना। हेल्प वर्ब क्या लग जाएगी इसमें? डिड। डिड के बाद में क्या लगेगा? नॉट। और हेड का क्या हो जाएगा? हैव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद है कि नहीं है? पजेसिव के अंदर एग्जांपल किए थे बहुत सारे। तो द टेररिस्ट हैज होता है यहाँ पर, द टेररिस्ट हैज एन AK-47 इन हिज हेड। तो प्रेजेंट सिंपल का हो जाता, तो नेगेटिव में क्या बनता? द टेररिस्ट डज नॉट हैव। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसकी लगती? फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी किसकी लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट की। उसके बाद में क्या लगाएंगे? नॉट। और हेड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हैव। आप लोगों को मैंने बताया है कि हैव की फॉर्म क्या होती है? हैव, हैड, हैड। और अगर इंटरोगेटिव बनेगा तो डिड द टेररिस्ट हैव एन AK-47 इन हिज हेड। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसका नेगेटिव बनाना है। राधा उसको बुलाने उसके घर नहीं गई, तो क्या हो जाएगा? राधा नहीं आती, क्या आ जाएगा? डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। डिड के हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? नॉट। अब डिड का प्रयोग होते ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट। फिर आगे वाला तो कोई परिवर्तन
नहीं होता है। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड कहाँ आ जाएगी वाक्य के आगे, डिड राधा गो टू हिज होम टू कॉल हिम और क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने प्रत्येक का एक एक ही कराया है, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने सारे करवा दिए हैं। आप लोगों को यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, आपको ये वीडियो लेक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को करिए लाइक और अपने डाउट्स अपने रिव्यूज़ को कमेंट करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंग्लिश विद जैन सा को सब्सक्राइब करिए। अपने यूट्यूब चैनल पर 350 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। और इसी प्रकार मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आप लोग सीखते रहिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लेक्चर्स लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के अलावा भी टेलीग्राम ऐप पर अपना चैनल है इंग्लिश विद जैन सा नाम से ही, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं हमेशा जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उसी के क्विजेज वाले क्वेश्चन उस टेलीग्राम चैनल के अंदर डालता हूँ। अगर आप लोग वहाँ पर जाकर उनको सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रामर जो है और भी आसान लगने लगेगी। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र।